अब यहाँ पे हमारे पास जॉइंट का कॉन्सेप्ट आ जाता है। जॉइंट का मतलब है कि अगर दो टेबल है हमारे पास तो उनको हमको जॉइंट करना है कि इनको और इसको साथ में लिखना है। तो साथ में लिखने के लिए हमारे पास दो प्रकार की चीज़ है। दो प्रकार की चीज़ कैसे, एक हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट, एक हो गया नेचुरल जॉइंट। कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर मैं आपको समझाऊँ ना तो ये सारे एलिमेंट के साथ जुड़ रहे होंगे, वो हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। कि यहाँ पे 3 रो है और यहाँ पे भी 3 रो है, तो मैं कह दूंगा 3 × 3। अब ये आगे चल के 9 रो होंगी, यानी एक रो को फिर 3 के साथ, एक रो को फिर 3 के साथ, एक रो को 3 के साथ। ये सिंपल सी चीज़ है कि 3 × 3। लेकिन देखा गया कि ये तो बहुत सारा यहाँ पे रिलेशन बन गया। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग जनरली बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम लोग इस्तेमाल करते हैं नेचुरल जॉइंट। अब ये नेचुरल जॉइंट का क्या मतलब है? नेचुरल जॉइंट ये बोलता है कि इसमें देखो कि कौन सा एक हमारे पास कॉमन एट्रीब्यूट है। तो यहाँ पे भी बी कॉमन है, यहाँ बी कॉमन है। अगर ये दो बी कॉमन है तो इन दोनों के रेफरेंस में इन टेबल को जोड़ने की कोशिश करो कि पहले इधर के सारे एलिमेंट लिखो इसके साथ कि अगर B1 है तो ये 1, B1 है तो 1। ऐसे ही यहाँ पे B2 है, ऐसे ही यहाँ पे B1 दो बार है तो B1 के आगे ए क्या होगा? अरे कुछ मत करो, रुको एक बार सुनो। यहाँ पे B1 दो बार है, मैंने B1 दो बार लिखा। यहाँ पे B2 दो बार है, मैंने B2 दो बार लिखा। अब इधर B1 के आगे क्या है? सिर्फ 1 है, तो इधर B1 के आगे 1 आया, इधर B1 के आगे 1 आया। इधर B2 के आगे 2 है, एक बार 2 है, एक बार 3 है, तो एक बार 2 एक बार 3 है। ऐसे ही यहाँ पे B1 के आगे C1 C2 है, ये C1 C2 आ गया, और B2 के आगे C2 है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने C2 लिख दिया। शायद ये आपको ये थोड़ा समझा होगा, बिल्कुल थोड़ा आगे चल के और अच्छे समझ में आ जाएगा कि अगर इसको हम ज्वाइन कैसे कर रहे हैं कि जो कॉमन एट्रीब्यूट है उसको एक बार लिख लो और जितने बार है उसको लिख लो। अब अगल बगल वाले एलिमेंट उसके हिसाब से सेट कर लो। तो ये जो हमने किए वो सिर्फ कॉमन एट्रीब्यूट का लिख के ऐसा कर दिया। और नेचुरल ज्वाइन का जो सिंबल होता है वो कुछ ऐसा होता है। R1, अगर ये R1 टेबल है और ये R2 टेबल है तो मैंने इन दोनों को नेचुरल ज्वाइन किया, या फिर R1 नेचुरल जॉइंट R2। ये वाली बात समझ में आ गई। अब ये जो जॉइंट किया गया है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ से हमारा नया मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है, दैट इज लॉसी एंड लॉसलेस डिकम्पोजिशन। बहुत लोग इसको लस्सी लस्सी कह देते हैं, बिल्कुल लस्सी वाली बात नहीं है ये। लॉसी एंड लॉसलेस डिकम्पोजिशन मतलब एक ऐसा जैसे कि हमने इसको जोड़ के फिर से हमको एक बार तोड़ना है। अगर हम इसको ऐसे तोड़ पा रहे हैं कि हमको सारी चीज़ें जो कि तो मिल जाए तो ये हो जाएगा हमारा लॉसलेस डिकम्पोजिशन। और लॉसी कैसा हो जाएगा कि हमको कुछ एक्स्ट्रा रो मिल गई कि जब हमने इसको तोड़ के ये किए और इसको फिर से अगर तोड़ के देखे तो तोड़ने के बाद या डिकम्पोजिशन करने के बाद इसमें कोई एक्स्ट्रा रोज या टप्पल्स मिल गया। मैंने बताया था रोज को हम लोग टप्पल्स बोलते हैं, और टप्पल्स मिल गया हमको तो हम कहेंगे कि ये लॉसी डिकम्पोजिशन है। एक बार डेफिनेशन समझो। The decomposition of relation R into R1, R2, R3 ऐसे Rn is lossy when the join of R1, R2, Rn does not produce the same relation as in R। बिल्कुल सेम रिलेशन होना चाहिए, सेम रिलेशन नहीं हुआ तो हम कह देंगे कि वो लॉसी है। सेम रिलेशन नहीं हुआ तो हम कहेंगे कि लॉसी है। बहुत बार डेफिनेशन भी आती है, सवाल भी आता है लॉसी लॉसलेस से। तो लॉसी का मतलब ये होता है कि वो जब हमारा ये वाला टेबल था मैं इसको वापस तोड़ा ताड़ी करूँ और तोड़ा ताड़ी करके यही मिल गया तो मैं कह दूंगा कि ये लॉसलेस है। लेकिन अगर इसमें एक भी एलिमेंट ज़्यादा या कम मिला तो मैं कह दूंगा कि ये मेरा लॉसी डिकम्पोजिशन हुआ। एग्जाम्पल दो सर, एग्जाम्पल पे आओ। एग्जाम्पल क्या बोलते हैं हमारे? एग्जाम्पल ये है जैसे एक स्टूडेंट नाम का टेबल है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको दो टेबल्स में तोड़ना है कि जो स्टूडेंट नाम का टेबल था उसके अंदर 3 एट्रीब्यूट थे। एक था रोल नंबर, एक था एक था नेम, और एक था स्टूडेंट नेम, और एक था डिपार्टमेंट। ये 3 प्रकार के हमारे पास एट्रीब्यूट है। मुझे इसको दो इसमें तोड़ना है कि डिपार्टमेंट को मुझे अलग करना है और स्टूडेंट को अलग करना है। ऐसा अगर मैं कर रहा हूँ तो मुझे एक चीज़ को बेस बनाना पड़ेगा कि उसको मैं कॉमन रखूँगा और बाकी चीज़ों को अलग अलग कर दूंगा। मैं जब इसको तोड़ रहा हूँ तो मेरे दिमाग में ये है कि मुझे अगर स्टूडेंट का डिपार्टमेंट अलग चाहिए, मुझे स्टूडेंट का डिपार्टमेंट मेरे स्टूडेंट वाले टेबल में नहीं चाहिए, तो एक ऐसा अलग टेबल बनाओ जिसके अंदर डिपार्टमेंट अलग लिखा हो। इसलिए मैं क्या किया, एक स्टूडेंट लिया, स्टूडेंट का जो टेबल है उसमें से रोल नंबर और स्टूडेंट नेम लिया और उसको मैंने साथ में लिखा। और इसी तरह मैंने क्या किया कि स्टूडेंट डिपार्टमेंट लिखा, उसका नेम और हमने डिपार्टमेंट लिखे। अब बात क्या है
कि एक स्टूडेंट अलग अलग डिपार्टमेंट में हो सकता है। जैसे कि एक भाव नाम का एक स्टूडेंट है, वो सीएससी में भी प्रेजेंट है और एआई में भी प्रेजेंट है। एक साक्षी नाम की स्टूडेंट सीएससी में भी प्रेजेंट है और डबल ई में भी प्रेजेंट है। हिमांशु एक डिपार्टमेंट के पास तो प्रेजेंट है ही है सीएससी में। ये वाली चीज़ तो हमको कंट्रोवर्सी समझ में आ रही है। और हो सकता है कि हमारे यहाँ पे दो डिपार्टमेंट की बात करें तो रोल नंबर भी सेम हो सकता है भाव का नंबर यहाँ पे 14 आ रहा है तो दूसरे वाले भाव का नंबर 16 आ रहा हो, ये भी हो सकता है 14 भी आ रहा हो। तो ये सारे हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि एक दूसरे पे डिपेंडेंसी मिल रही है। अगर आप अब क्या करते हो, इसको आपने तोड़ तो दिया ऐसे कि ये देखो 14 भाव, 36 परी, 58 भाव। ये सारी बात होने के बाद इधर भी आपने एसएस को तोड़ दिया। अब हम क्या करते हैं, इनको जोड़ने की कोशिश करते हैं। जोड़ने का मतलब क्या है, नेचुरल जॉइंट से जोड़ना है। और नेचुरल जॉइंट का सिंबल ये होता है, हमको तो पता ही है। अब इनको अगर हम जोड़ रहे हैं तो इधर वाले जो हमने नाम देखे थे वो नाम डबल डबल है। जो नाम डबल है उसको हम पहले लिख रहे होंगे कि अब भाव यहाँ पे 2 बार है तो हम यहाँ पे भाव यहाँ से 2 बार उठाए, यहाँ पे भी भाव 2 बार है तो यहाँ से भी हमने भाव 2 बार उठाए, और परी एक ही बार है, परी एक ही बार, तो परी एक ही बार लिख लिया गया। अब भाव के जो रोल नंबर एक बार 14 एक बार 58 है, एक बार 14 एक बार 58 है, फिर से एक बार अगर यहाँ पे देखी जाए तो जो भाव है उसकी ब्रांच सीएससी है और जो दूसरा वाला भाव है उसकी ब्रांच है एआई। तो ये हो गया इसका रोल नंबर 14 और 58। और अगर परी की बात करें तो वो तो सिंगल एट्रीब्यूट है कि 36 और परी नाम है उसका और मैकेनिकल ब्रांच है। अब हमको क्या देखना है कि यहाँ पे अगर मेरे पास 1 2 3 1 2 3 3 रोज भी यहाँ 3 टपल्स यहाँ थे तो 3 यहाँ पे भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ कितने हो गए 2 4 5, यहाँ तो 5 हो गए, यानी 2 एक्स्ट्रा टपल्स आ गए। ये एक्स्ट्रा टपल्स हमको ये बता रही कि ये जो डीकम्पोजिशन हुआ था, जो आपने ऐसे तोड़ा ताड़ी किए थे, वो डीकम्पोजिशन आपने लॉसी डीकम्पोजिशन किए, जो कि मेरे लिए फ़ायदेमंद नहीं दिख रहा है। आपने अगर फ़ायदेमंद नहीं किए तो उसको हम कह देंगे कि लॉसी डीकम्पोजिशन है, एक्स्ट्रा टपल आए, एक्स्ट्रा रो आए। इसको अब लिखने का तरीका ये बन जाएगा आपके पास कि आर जो है वो सबसेट, इन सारों को तोड़ के ये अगर सबसेट मिल रहा है मेरे पास तो वो है लॉसी वाली चीज़। और अगर आर इक्वल मिल रहा है कि वो सारों को मैं जोड़ रहा हूँ जब मैं नेचुरल जॉइंट कर रहा हूँ और वो इक्वल मिल गया आर के, तो वो है लॉसलेस जॉइंट। ये जॉइंट वाला कॉन्सेप्ट आपके बहुत प्यारे समझ में आना चाहिए। एक बार मैं डेफिनेशन बता देता हूँ कि लॉसलेस की डीकम्पोजिशन की डेफिनेशन क्या होती है। लॉसलेस की डेफिनेशन होती है द डीकम्पोजिशन ऑफ रिलेशन आर into R1 R2 R3 ऐसा n is lossless when the joint of इतने सारे produce the same relation is NR। अगर तो सेम टू सेम हमको रिलेशन मिल गया तो हम कह देंगे कि ये अब हमारे पास दोनों भी लॉसलेस डिकम्पोजिशन हमने की है। तो सेम एग्जांपल है मेरे पास कि स्टूडेंट है, उसका रोल नंबर और स्टूडेंट नेम और डिपार्टमेंट है। अब मैं इसको दो तरीके से तोड़ रहा हूँ, रोल नंबर और नेम और स्टूडेंट डिपार्टमेंट, जैसे कि रोल नंबर और डिपार्टमेंट। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ी सी तकनीक ये लगाता हूँ। अच्छा, इस बार तो टेबल ही चेंज हो गया है। मेन बात कि अब स्टूडेंट ये था, लेकिन इसको आप कैसे दो प्रकार से तोड़ रहे होंगे ये आप ध्यान से समझो। ये स्टूडेंट है तो उसका स्टूडेंट 2 बार था तो मैंने 2 बार लिखा इसको नेम के साथ, 2 बार नेम, 2 बार भाव और 12 और 36 56। इधर अगर स्टूडेंट डिपार्टमेंट की बात की तो डिपार्टमेंट सीएससी और एआई और अगर अब इसको मैंने रोल नंबर के साथ तोड़ा तो रोल नंबर 12 और 56। यहाँ पे मैंने ये ध्यान दिया कि जो कॉमन एट्रीब्यूट लिया वो अब रोल नंबर लिया। पहले नेम लेके कंफ्यूज हो गए थे जब लॉसी डिकम्पोजिशन हो गया था। इस बार हम लोग इसको तोड़ने वाले किसे, एक कॉमन एट्रीब्यूट लेके, वो कॉमन एट्रीब्यूट यहाँ पे है हमारे पास रोल नंबर। और रोल नंबर जो है वो मोस्टली क्या हो रहा होगा, अलग अलग ही हो रहा होगा। तो हमने इसको जब रोल नंबर के हिसाब से तोड़े, ये तोड़ना भी हमको सीखना पड़ेगा। तोड़ने वाले के ऊपर भी काफ़ी ठीक ठाक क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो जब हमने इसको तोड़े तो भाव 2 बार, यहाँ पे दो बार नाम था 2 बार, और फिर इसकी जो रोल नंबर थे 12 56 और सीएससी ब्रांच एआई हम इतना लिख लिए। अब आगे हमको इनको ज्वाइन करके देखना है। डीकम्पोजिशन तो हो गया, अब ये कैसा हुआ ये वाले के लिए हम इसका नेचुरल जॉइंट लेके देख रहे होंगे। नेचुरल जॉइंट जब हम कर रहे होंगे तो इधर क्या हुआ, भाव 2 बार है, भाव 2 बार लिख दिए, इसके आगे 56 है, 56 लिख दिए, इधर सीएससी और एआई लिख दिए, हमारी बात खत्म होगी। ये लॉसलेस डीकम्पोजिशन है। यहाँ पे भी 2 रोज थे, यहाँ पे भी 2 रोज थे, यहाँ पे भी 2 रोज मिले हमको। अगर ऐसा सेम टू सेम रोज वाली की बात हो गई तो हम कह देंगे कि वो जो डिकम्पोजिशन हुआ है वो लॉसलेस डिकम्पोजिशन हुआ है। आगे एक और बात समझो, अप टू 3NF ऑल डिकम्पोजिशन आर लॉसलेस, BCNF में गिव लॉसी डिकम्पोजिशन। यानी जितने भी 3NF में रिलेशन होंगे वो हम कह देंगे कि वो लॉसलेस डिकम्पोजिशन है। और जब BCNF में चले जाएगा तो फिर चेक करना पड़ेगा कि लॉसी डिकम्पोजिशन तो नहीं हो गया। ये बात आपके मेरे ख्याल से समझ में आई होंगी। डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन।
हाँ, ये हमारा लास्ट टॉपिक है अभी इस वाले पार्ट का, डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन। यानी अब क्या है, हमने इसको तोड़ा ताड़ी तो की है, अब तोड़ा ताड़ी करके हमको ये भी देखना है कि जो रिलेशन पहले था वैसा ही डिपेंडेंस होना चाहिए। कैसे, इसकी डेफिनेशन, डिकम्पोजिशन डी, अगर ये सारे हैं, ऑफ आर इज डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग विथ रिस्पेक्ट टू अ सेट एफ ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी इफ, कि सारे फंक्शनल डिपेंडेंसी को जब मैं जोड़ रहा हूँ तो जो पहले फंक्शनल डिपेंडेंसी थी वही मिल जानी चाहिए। अरे बहुत सिंपल है, इसके अंदर तो उतना दिमाग लगाने की बात ही नहीं हमारे पास। क्या है, एग्जाम्पल दे रखा है जो कि ये रिलेशन है और एफ डी दे रखी है ए बी से सी और बी से डी। अगर ये एफ डी दे रखी है तो अब मैं इस एफ डी का डिकम्पोजिशन करूंगा, और सिंपल सी बात है कि ये कौन से एन एफ में, ये तो आपको पता ही चल गया होगा कि बी से अगर सी बी डिराइव कर रहे हैं तो यहाँ पे ये थर्ड एन एफ में है, ये थर्ड एन एफ में है। अगर अच्छा थर्ड एन एफ में नहीं है क्योंकि ये ट्रांजिटिवली डिपेंड हो गए एक दूसरे के ऊपर। अब अगर डिकम्पोजिशन की बात करें तो ए बी से सी आ गया, तो ए बी से सी एक फंक्शनल डिपेंडेंसी, दूसरी फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी बी से डी, तो ये बी से डी होगी। अब जब क्या हो रहा होगा, मैं इन दोनों R1 और R2 की फंक्शनल डिपेंडेंसी को जोड़ रहा हूँगा, जब मैं इन दोनों को साथ में लिखूंगा तो मुझे यही डिपेंडेंसी मिलेंगी, तो मैं कह दूंगा कि यहाँ पे डिपेंडेंसी प्रिजर्व रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सबको झिंगा लाला वाला काम है। लेकिन यहीं पे अगर दूसरी बात की जाए कि अब ये एक रिलेशन है ये, और उसकी फंक्शनल डिपेंडेंसी ये सारी दे रखी है। अब अगर मैं इसका डिकम्पोजिशन करता हूँ, और डिकम्पोजिशन वैसे ही करना है कि ये फर्स्ट एन एफ में, सेकेंड एन एफ में, थर्ड एन एफ में, बी सी एन एफ में, फोर्थ एन एफ में, इस हिसाब से देख के करना है। अगर हम कर पाए तो हमने ये किए कि R1 वाले रिलेशन के अंदर ए बी सी आ रहा है और R2 के अंदर आ रहा है सी ओ डी। इसको जब हमने जोड़ के लिखे तो हम सीधा सीधा सी ओ डी लिख लेंगे, और ऊपर क्या है ए बी सी, तो ये ए बी सी वाला रिलेशन। अब हमको देखने मिला कि डी से ए वाला तो कोई काम का ही नहीं था, तो मैंने इसको लिखा ही नहीं। जब मैंने इसको डिकम्पोजिशन किया तो डी से लेके ए तक के मैंने लिखा ही नहीं हूँ। नहीं लिखने का मतलब है कि अब जब आप इसको जोड़ रहे होंगे तो हमको डी और डी से ए मिल ही नहीं रहा होगा, तो ये वाली जो डिपेंडेंसी है यहाँ पे प्रिजर्व नहीं रही, यहाँ पे नो डिपेंडेंसी प्रिजर्व। बहुत बार ऐसे भी सवाल आ जाते हैं। इसके अंदर एक दो पॉइंट और समझो। पॉइंट्स क्या बोलते हैं कि अप टू 3NF और डिकम्पोजिशन आर डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग, जितने भी 3NF तक के जाएंगे वो सब के सब डिकम्पोजिशन डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग ही रहेंगे। यानी 3NF तक कोई दिक्कत नहीं है, 3NF तक के वो डिकम्पोजिशन लॉसलेस भी होगा और वो डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग भी रहेगा। लेकिन फिर से वही बात कि BCNF वाला है जो ये थोड़ा चक्कर कर देता है। BCNF में गिव डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन और मे नॉट बी, तो BCNF का हमको थोड़ा बहुत चेक करने वाली बात आ जाती है। अब ये लास्ट पॉइंट, एनी रिलेशन विद टू एट्रीब्यूट इज ऑलवेज इनटू BCNF, कि जो रिलेशन है उसके अंदर अगर दो एट्रीब्यूट है, सिर्फ दो ही एट्रीब्यूट है, तो हम क्या आग बंद करके कह देंगे कि वो BCNF में है। बहुत बार ऐसे MCQ सवाल आ जाते हैं आपके सेमेस्टर एग्जाम में, तो उसके लिए प्रिपेयर रहें। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं SQL। यहाँ से नया पार्ट स्टार्ट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो अब यहाँ से भी स्टार्ट होगा। अभी तक के हमने नॉर्मलाइजेशन पढ़ लिए, बेसिक इंटीग्रिटी वाले सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए। आई थिंक मेरे ख्याल से आपको इतनी बात समझ में आई होंगी। इंटीग्रिटी एंड कॉन्स्टेंट हमने पढ़े थे, फिर रिलेशन मॉडल, ये सारी चीज़ के लिए बहुत अच्छे नोट्स बने। आपको अगर नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, देखते हैं नोट्स आपके लिए अरेंज करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते किसी और नेक्स्ट वीडियो में।